दलित कोटे से मुंसिफ जज बने और जब वो मुंसिफ जज बने तो उन्हें इस्तीफा दिला करके हाई कोर्ट का वकील बनाया गया। फिर हाई कोर्ट के वकील से वो हाई कोर्ट के जज बन गए। महाराष्ट्र में दलितों के नेता रहे उनके पिता, लेकिन जब गवई चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने कहा मैं दलित नहीं हूं, मैं इस देश का दूसरा दलित चीफ जस्टिस नहीं हूं, मैं इस देश का पहला बौद्ध चीफ जस्टिस हूं। कि मैंने उस समय भी कहा था कि सूर्यकांत या किसी जज की टिप्पणी के कोई मायने नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि सिर्फ उसके लिखित ऑर्डर के मायने हैं, उसके जजमेंट के कोई मायने, उसके टिप्पणी के कोई मायने नहीं। यूयू ललित मात्र 45 दिन चीफ जस्टिस रहे तो कपिल सिब्बल ने यह कह दिया कि 50 साल से वो सुप्रीम कोर्ट में है और इतना दुर्दशा सुप्रीम कोर्ट का कभी नहीं हुआ। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत के चीफ जस्टिस अभी कुछ ही दिन पहले बने जस्टिस गवई, जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई। गवई साहब जब चीफ जस्टिस बने तो देश में खबरें ये छनी कि वे भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं। पहले दलित चीफ जस्टिस कमाल कर चुके हुए हैं ऑलरेडी, जस्टिस केरल से आए हुए थे और जस्टिस केजी बालाकृष्णन जब दलित चीफ जस्टिस पहले बने तो बड़े सौम्य, बड़े सीधे साधे लगते थे, लेकिन उनके ऊपर उस दौरान कई सारे आरोप लगे, लेकिन इकोसिस्टम उनके पीछे कभी नहीं रहा। जस्टिस बालाकृष्णन के बारे में कहा जाता था कि एक सामान्य मुंसिफ जज थे। बड़े प्लान्ड वे में जस्टिस बालाकृष्णन को उस मुंसिफ जज जो दलित कोटे से मुंसिफ जज बने थे, मतलब कंपटीशन पास करके दलित कोटे से मुंसिफ जज बने और जब वो मुंसिफ जज बने तो उन्हें इस्तीफा दिला करके हाई कोर्ट का वकील बनाया गया। फिर हाई कोर्ट के वकील से वो हाई कोर्ट के जज बन गए और फिर उस समय के उपराष्ट्रपति जो थे उनके मित्र हुआ करते थे केजी बालाकृष्णन के पिता। फिर कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से बड़ी कम एज में केजी बालाकृष्णन सुप्रीम कोर्ट आ गए और जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट आए उसी दिन तय हुआ कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। दरअसल कोई जज जब सुप्रीम कोर्ट आता है तो उसी समय यह तय हो जाता है कि वो भारत का चीफ जस्टिस बनेगा या नहीं बनेगा। जस्टिस गवई से पहले जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट प्रमोट होना था। महाराष्ट्र के उस समय में नंबर 3-4 जज थे गवई, लेकिन चीफ जस्टिस हरियाणा पंजाब के थे सूर्यकांत। लेकिन सूर्यकांत का जब कॉलेजियम सिस्टम में नाम आने लगा तो उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगने लगे। जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, उनके ऊपर महाभियोग की बात होने लगी जब वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज थे। इसके बावजूद सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस सूर्यकांत इसी साल नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। मोदी काल में जितने चीफ जस्टिस बने हैं उन सबको दबाव में रखा गया है। पूरे इकोसिस्टम ने मोदी काल के तमाम सीजीआई को इस कदर दबाव में रखा कि कोर्ट फिक्सरों ने उन्हें तंग तंग कर दिया। चाहे वो जस्टिस बोर्डवे हों, जस्टिस मिश्रा हों, जस्टिस गवई, जस्टिस गवई से पहले जस्टिस खन्ना, जस्टिस चंद्रचूड़ की तो बात ही अलग है। जस्टिस चंद्रचूड़ इकोसिस्टम के कोर्ट फिक्सरों के बहुत पसंदीदा जज हुआ करते थे। 2 साल उन्हें चीफ जस्टिस रहना था तो जस्टिस चंद्रचूड़ को झाड़ पर चढ़ाए रखा। चंद्रचूड़ से वो सब काम वो करा लेना चाहते थे जो काम वो जस्टिस रंजन गोगोई से नहीं करा पाए। जस्टिस रंजन गोगोई भी इकोसिस्टम के बड़े प्रिय जज थे। उनके पिता कांग्रेस कोटे से असम के मुख्यमंत्री थे। जस्टिस मिश्रा की परिवार भी कांग्रेस से ही आता था। जस्टिस दीपक मिश्रा की मैं बात कर रहा हूं। इससे पहले जस्टिस टीएस सिंह ठाकुर का भी परिवार का कांग्रेसी बैकग्राउंड था। भारत के सुप्रीम कोर्ट में अब तक जितने जजेस रहे, आमतौर पे चूंकि वकील का पॉलिटिकल करियर होता है उनके परिवार का, और 70 सालों से कांग्रेस का इको सिस्टम था, तो भले ही कहने को कॉलेजियम सिस्टम हो लेकिन प्रभाव तो रहा ही रहा। जस्टिस टीएस सिंह ठाकुर, जस्टिस दीपक मिश्रा समेत आज
जस्टिस गवई। जस्टिस गवई का पूरा पॉलिटिकल करियर ही कांग्रेस के पर से झुकाव का रहा, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो सोनिया की सरकार। मनमोहन सिंह एक डमी बस थे, चेहरा थे। दरअसल सरकार सोनिया गांधी की थी, और सोनिया के एहसान पर जस्टिस गवई के पिताजी लंबे समय तक कई राज्यों के राज्यपाल रहे। यही वजह है कि जस्टिस गवई लंबे समय तक राहुल गांधी के मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि मेरे पिता चूंकि कांग्रेस की मदद से कई राज्यों के राज्यपाल रहे, वैसे उनके पिता एक महाराष्ट्र के क्षेत्रीय पार्टी के संस्थापक थे, जिसके कोटे से आज भाजपा सरकार में एक मंत्री हैं। अंबेडकर भक्त गवई के पिता कांग्रेस के एहसान पर, सोनिया के एहसान पर, यूं कहें सोनिया गांधी के एहसान पर कई राज्यों के राज्यपाल बने, और कांग्रेस को इसके बदले में महाराष्ट्र में बहुत मदद मिली दलितों के वोट की। लेकिन जब गवई चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने खुद को दलित मानने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र में दलितों के नेता रहे उनके पिता, लेकिन जब गवई चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने कहा मैं दलित नहीं हूं, मैं इस देश का दूसरा दलित चीफ जस्टिस नहीं हूं, मैं इस देश का पहला बौद्ध चीफ जस्टिस हूं। लेकिन जस्टिस गवई के खिलाफ इकोसिस्टम आज तक नहीं पीछे पड़ा है। जस्टिस गवई से पहले जितने भी चीफ जस्टिस बने, उन सबकी खाल इस देश के इकोसिस्टम ने उखाड़ दिया। उन्हें इतना दबाव डाला कि जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर तो सेक्सुअल हैरासमेंट का मामला चलने लगा, जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ तो महाभियोग चलने लगा क्योंकि इन दोनों ने राम मंदिर को छुआ। जस्टिस बोर्डवे के ऊपर तो उन्होंने एक मोटरसाइकिल पर बैठ के फोटो क्या खिंचवा लिया, उनके ऊपर प्रशांत भूषण ने ना जाने क्या क्या आरोप लगा दिए। प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हैसियत नहीं हुई प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर सजा देने की, तो ₹1 की सजा दी। ये सुप्रीम हैसियत पता चली थी। जस्टिस बोर्डवे को इन कोर्ट फिक्सरों ने कहीं का नहीं छोड़ा था, पूरी जलालत हुई। सुप्रीम कोर्ट में 2017 के बाद से कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं बना जिसको अपमानित नहीं किया गया, सिवाय संजीव खन्ना चुपके से निकल लिए बिना किसी काजल की कोठरी में किसी भी ढंग के आरोप प्रत्यारोप से बचते हुए। तो जस्टिस गवई आए। जस्टिस गवई ने शुरुआत में एक तरह से इंडिकेशन दे दिया कि उनका परिवार कांग्रेस के एहसान पर रहा है, इसीलिए राहुल गांधी के मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के मामले की सुनवाई उन्होंने की और राहुल गांधी को मौज दिलाया। जस्टिस गवई के पास ही राहुल गांधी का वो मामला था जिसमें राहुल गांधी को सजायाफ्ता अपराधी माना था गुजरात की कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में लीक से हटकर पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ राहुल गांधी की सजा पर रोक लगी, राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर भी रोक लग गई, जिसकी वजह से राहुल संसद के सदस्य बन पाए। उनकी सदस्यता रद्द होने से बच गई। वो एहसान जस्टिस गवई नहीं किया था जो आज सीजीआई है। जस्टिस गवई हैं जिन्होंने तिस्तासी तलवार को मौज दिलाई थी, लेकिन बदनामी चंद्रचूड़ ने झेल लिया, गवई साहब बदनामी से बच गए। तिस्तासी तलवार को मौज गवई साहब ने दिलवाया, राहुल गांधी को मौज गवई साहब ने दिलवाया, लेकिन गवई साहब बेदाग रह गए और बेदाग ही रह जाएंगे, क्योंकि इकोसिस्टम को गवई साहब अपने लगते होंगे। क्योंकि गवई साहब ने पहले ही कह दिया कि उनके पिता पर सोनिया गांधी के कांग्रेस का एहसान है, और मनमोहन सिंह भले ही प्राइम मिनिस्टर हो, मनमोहन सिंह एक घरेलू नौकर से ज्यादा कुछ नहीं थे सोनिया गांधी के, देश जानता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इस बात को लेकर के कि जस्टिस BR गवई चीफ जस्टिस तो बन गए, 6 महीना वो निकाल लेंगे, लेकिन इकोसिस्टम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह उनका दलित होना भी है और उनका बौद्ध स्वीकार करना कि वो बौद्ध है, वो सनातनी हिंदू नहीं है, इसलिए वो तो रिटायर कर जाएंगे। लेकिन उनके बाद नवंबर 2025 में इसी साल जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी जस्टिस के चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इकोसिस्टम उसके खिलाफ साजिश करने लगा हो, ऐसा पहली बार हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि खलिहरों के यूट्यूब चैनल पर शैतानी मीडिया कुछ वकीलों के माध्यम से जस्टिस सूर्यकांत को अपमानित कर रहे हैं। वो इस लेवल तक जा रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस बन ही नहीं पाए।
कई यूट्यूब के थंबनेल मैंने देखे, मैं जानबूझकर नहीं दिखा रहा हूं, आप देखेंगे कई सारे ऐसे वकील हैं, कई सारे ऐसे लॉयर खलियर खैराती हैं जो जस्टिस सूर्यकांत के पीछे पड़ गए। कमाल की बात यह है, जबकि जस्टिस सूर्यकांत ने उनके मनभावन फैसले अब तक दिए। जस्टिस सूर्यकांत वही जज है जिन्होंने नूपुर शर्मा पर उल जुलूल बयानबाजी दी थी। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत ने नूपुर शर्मा के लिए कहा था, यू लेडी, तुम्हारे कारण ही पूरे देश में अव्यवस्था फैला हुआ है। वो जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला का ही बेंच था। पारदीवाला भी भविष्य के चीफ जस्टिस बनने वाले। ये जस्टिस सूर्यकांत के ने क्या जानबूझ करके किसी दबाव में, उस समय चूंकि अध्यक्षता जस्टिस सूर्यकांत कर रहे थे, पारदीवाला से सीनियर जज हैं, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ही नूपुर शर्मा की जलालत की थी और उसके बाद नूपुर शर्मा का घर से निकलना मुश्किल हो गया। नूपुर शर्मा जिस टेलीविजन डिबेट में बैठी थी, उस टेलीविजन डिबेट में दरअसल मोहम्मद पे कोई चर्चा हुई और प्रोवोक किया एक मौलाना ने। उस मौलाना का कुछ नहीं हुआ, लेकिन नूपुर शर्मा की जलालत मजालत हो गई, नूपुर शर्मा की बदनामी होने लगी, नूपुर शर्मा को धमकियां आने लगी। तो सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने नूपुर शर्मा पर गंभीर टिप्पणी कर दी। अब सवाल यह है कि जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसा किया क्यों? सिर्फ टिप्पणी की, आदेश तो कुछ दिया ही नहीं। तो उस समय से जो हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि मैंने उस समय भी कहा था कि सूर्यकांत या किसी जज की टिप्पणी के कोई मायने नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि सिर्फ उसके लिखित ऑर्डर के मायने हैं, उसके जजमेंट के कोई मायने, उसके टिप्पणी के कोई मायने नहीं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने बाद में अपनी उस टिप्पणी को वापस ले लिया और वही मांग स्वीकार कर ली जो नूपुर शर्मा मांग रही थी। नूपुर शर्मा की छोटी मांग थी कि दर्जनों उसके खिलाफ एफआईआर हुए हैं, उन सबको क्लब करके दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। यह सामान्य मामला था, आमतौर पर यह होता है। लेकिन नूपुर शर्मा ने जब यह मांग की तो जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने नूपुर शर्मा को न जाने क्या क्या टिप्पणी कर दी। उसी सूर्यकांत के खिलाफ अब पूरा इकोसिस्टम फाइट कर रहा है, इसे सीजीआई नहीं बनने देना है। पूरे यूट्यूब पे थंबनेल मैंने कई सारे देखे, पूरा खैरातियों का गैंग कुछ वकीलों का इंटरव्यू करके जस्टिस सूर्यकांत का चरित्र हनन करना चाह रहा है। जस्टिस सूर्यकांत का चरित्र हनन क्यों करना चाह रहा है, जबकि जस्टिस सूर्यकांत अभी चीफ जस्टिस बने ही नहीं। नैरेटिव वार यह किया जा रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस बनने ही नहीं दिया जाए। ऐसा संभव ही नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं तो अपनी सीनियरिटी के हिसाब से अपने पद से वो हटेंगे जब वो रिटायर होने वाले होंगे। इस देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बनने से उन्हें रोका जा सके। रूल के मुताबिक ही जस्टिस गवाई अपने जाने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले भारत सरकार को निवेदन करेंगे कि हमारे उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस बनाया जाए और फिर भारत की महामहिम राष्ट्रपति जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस का शपथ दिला देंगे और जस्टिस सूर्यकांत फिर नवंबर महीने में इसी साल चीफ जस्टिस बन जाएंगे और 1 साल 2 महीने, लगभग 14 महीने वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। तो जस्टिस सूर्यकांत कोर्ट फिक्सरों के आदेश के मुताबिक फैसले ले सकें, जस्टिस सूर्यकांत कोर्ट फिक्सरों के दबाव में पूरे 14 महीने रहे, इसलिए जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ षड्यंत्र किया जाए। इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को रोका जा सके। भ्रष्टाचार का पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के साथ का है, पूरे रिकॉर्ड हैं, पूरे सबूत हैं, फिर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ पूरे साक्ष्य हैं, इंक्वायरी कमेटी ने यशवंत वर्मा को दोषी मान लिया है, फिर भी यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई या यशवंत वर्मा को अपनी कुर्सी से हटाया नहीं जा सका। जब दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ इतने गंभीर आरोप, इतने गंभीर साक्ष्य हैं, फिर भी उसका कोई कुछ नहीं बाल बिगाड़ सकता है, तो फिर जस्टिस सूर्यकांत का कोई क्या बिगाड़ लेगा? तब सवाल यह है कि जस्टिस सूर्यकांत का कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा तो पूरा इकोसिस्टम उन्हें बदनाम क्यों कर रहा है? पूरा इकोसिस्टम, पूरा कोर्ट फिक्सर्स गैंग जस्टिस सूर्यकांत का चरित्र हनन करने में लगा हुआ है कि इसे चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए। पूरा इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर एक माहौल बना रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत यदि चीफ जस्टिस बन गए तो अन्याय हो जाएगा। ये सब जानते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत तो नवंबर में चीफ जस्टिस बनेंगे, वो 14 महीने चीफ जस्टिस रहेंगे, तो फिर ऐसा क्या है? दरअसल जस्टिस सूर्यकांत नूपुर शर्मा के मामले में तो मनभावन फैसला दे गए कोर्ट फिक्सरों के इच्छा के मुताबिक। जस्टिस सूर्यकांत 370 के मामले की सुनवाई भी कर गए जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में, लेकिन 370 पर फैसला वही हुआ जो होना था।
लेकिन जस्टिस सूर्यकांत का हाल का एक फैसला कोर्ट फिक्सर को डरा रहा है। दरअसल दरअसल सोनिया गैंग के अंदर बंदर से लेकर कई ऐसे कालीन हैं, कलाने हैं, जिन्होंने बांग्लादेश और रोहिंग्याओं पर याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट वो पहुंची। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं पर जस्टिस सूर्यकांत ने भी झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है और कहा है ऊल जुलूल ड्रामा करते हो, कुछ भी लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो, झूठ और फरेब की याचिका लेके आ जाते हो। इन याचिकाकर्ता ये सब वही कोर्ट फिक्सर्स हैं। इन याचिकाकर्ताओं को जस्टिस सूर्यकांत ने झन्नाटेदार थप्पड़ मारा तो सूर्यकांत के खिलाफ माहौल बनाने लगे। सवाल यह है कि सूर्यकांत यदि बेईमान और भ्रष्ट थे तो सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बन गए? जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि जब वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज थे तो उस समय उन्होंने कई प्रॉपर्टी डीलरों बिल्डरों को फायदे पहुंचाए थे, उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रहते लगाए गए। जब ऐसा कुछ था तो फिर सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट प्रमोट कैसे हुए? अब यदि प्रमोट हुए हैं तो फिर इकोसिस्टम उन पर क्या दबाव बना रहा है? क्या ये इकोसिस्टम का षड्यंत्र है? जस्टिस संजीव खन्ना के समय में चुप्पी लगाना, क्योंकि वो जानते थे संजीव खन्ना इतने बेदाग हैं कि उनके ऊपर कुछ आरोप नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट फिक्सरों को पता था कि जस्टिस खन्ना मात्र 6 महीना रहेंगे और वो चूंकि उनका पूरा करियर इतना बेदाग रहा है जज के रूप में कि उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया सकता। मात्र 45 दिनों के लिए यूयू ललित चीफ जस्टिस बने थे। इन कोर्ट फिक्सरों ने उन्हें भी छोड़ा नहीं चरित्र हनन करने से। यूयू ललित मात्र 45 दिन चीफ जस्टिस रहे तो कपिल सिब्बल ने यह कह दिया कि 50 साल से वो सुप्रीम कोर्ट में है और इतना दुर्दशा सुप्रीम कोर्ट का कभी नहीं हुआ। दरअसल यूयू ललित का पूरा चरित्र हनन कोर्ट फिक्सरों ने जम करके किया और वो लगातार दबाव में रहे। इतना दबाव में रहे कि यूयू ललित कॉलेजियम की बैठक नहीं ले पाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसी चाल चली कि कॉलेजियम की बैठक जिस दिन वो लेने वाले थे, कॉलेजियम के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस चंद्रचूड़ पीठ में शामिल ही नहीं हुए। वो 9:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते रहे जानबूझकर। कॉलेजियम की बैठक ही नहीं हो पाई क्योंकि चंद्रचूड़ को लगता था कि अब यदि कॉलेजियम हो तो उनकी मर्जी से कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बने और इसीलिए जस्टिस यूयू ललित को कॉलेजियम की बैठक लेने ही नहीं दिया गया। ये पूरी प्लानिंग मनाया जाता है कोर्ट फिक्सरों की थी। अब वही कोर्ट फिक्सर जो संजीव खन्ना के समय चुप रहा, उसे लगता है कि वो गवई को भी के समय चुप रहना पड़ेगा क्योंकि गवई दलित कोटे से आते हैं और गवई खुद स्वीकार कर चुके हैं कि उनके परिवार का एहसान कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस से जुड़ाव रहा है। तो कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम जस्टिस गवई को नहीं छुएगा। तो सीजीआई बनने से पहले जस्टिस सूर्यकांत पर इतना दबाव डाल दिया जाए कि सूर्यकांत हर फैसला कोर्ट फिक्सरों के मुताबिक करें। कोर्ट फिक्सरों को पता है कि जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस बनने से रोका नहीं जा सकता, उन्हें बारी से पहले रिटायर नहीं कराया जा सकता, उन्हें टर्मिनेट नहीं कराया जा सकता। तो उनके ऊपर आरोप इतना लगाओ कि वो दबाव में रहें और हर फैसला सरकार के खिलाफ करें, इकोसिस्टम के मन के मुताबिक करें। इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी के चीफ जस्टिस बनने से पहले कोर्ट फिक्सर्स उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। मामला सूर्यकांत की ईमानदारी उनकी या नैतिकता का नहीं है। मामला इसका है कि जस्टिस सूर्यकांत पर इतना दबाव बना डालो उनके पुराने पाप को लेकर के जिसके लिए हवा बनाया गया। तो क्या जब वो प्रमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट आने वाले थे तो जानबूझ करके कोर्ट फिक्सर ने उस समय भी उनके ऊपर दबाव बनाया? क्या जानबूझ करके जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर पंजाब हरियाणा के जज के रहते हुए उनके ऊपर आरोप लगाया ताकि वो सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका जा सके? क्या कोर्ट फिक्सरों ने जानबूझ करके उन्हें सुप्रीम कोर्ट आने से रोकने की जद्दोजहद की और जब वो सुप्रीम कोर्ट आ गए फिर उनके अपने मन मुताबिक फैसला कराने की कोशिश की, इसीलिए नुपुर शर्मा समेत कई ऐसे मामले आए? क्या जानबूझ करके उनके ऊपर इस तरह से कदाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें कलंकित किया जा रहा है ताकि वो हर फैसला कोर्ट फिक्सरों के मुताबिक ले सके? ये भयावह स्थिति है। सोचिए इस देश की क्यों जस्टिस रंजन गोगोई को कहना पड़ा। बार बार याद आता है जस्टिस रंजन गोगोई की वो बात जिसमें उन्होंने कहा था इस देश की सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के दबाव में है। यही वजह है कि हाल के दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट किसी सीनियर लॉयर की अनुपस्थिति में उसके जूनियर को डांटता है कि तुम्हारा सीनियर कहां है,
तो जूनियर कह देता है कि वो हाई कोर्ट में है, फलाना कोर्ट में है। यही वजह है कि हर मामले में आपको 4 से 5 वकील दिखाई देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों की हिम्मत नहीं होती कि वो तारीख के बदले ये कहे कि जूनियर जो आया है वही हियरिंग करेगा। क्योंकि एक सिब्बल सिंघवी समेत कई जो 5-6 वकील हैं, वही सुप्रीम कोर्ट के हर बेंच में दिखाई देते हैं। क्योंकि वो हाई कोर्ट नहीं जा पाते। आमतौर पे हाई कोर्ट में उनकी दाल नहीं गलती, सुप्रीम कोर्ट में उनकी दाल गलती है। इसीलिए वकील कम, कुछ और ज्यादा होते हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि मुझे याद नहीं आता कि किसी जज के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले उसका चरित्र हनन किया जाता हो। आज जस्टिस सूर्यकांत का चरित्र हनन किया जा रहा है उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले। तब जबकि इसी सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा पर फैसला दिया था। इसी सूर्यकांत के कई सारे ऐसे फैसले हैं जो फिक्सरों के मन मुताबिक रहे। इसके बावजूद बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के फैसले ने चूल्हे हिला दिए फिक्सरों, और उन्हें लग रहा है कि ये चीफ जस्टिस बन गया तो दाल नहीं गलेगी। तो क्या ये जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता, भ्रष्टाचार के मामले में सब कुछ सामने होने के बाद भी जस्टिस यशवंत वर्मा का कोई कुछ बाल नहीं बांका कर पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई क्या उखाड़ लेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज को आप रत्ती भर खरोच नहीं दे सकते, लेकिन दबाव में तो रख सकते, मन मुताबिक फैसले तो करा सकते। जो बात रंजन गोगोई ने कहा था, इस देश की सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के दबाव में है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज भी इंसान होता है, वो भी वकील होता है, वो भी काली कोर्ट में कई सारे केस लड़ चुका होता है, कई सारे खेल हो चुके होते हैं। तो क्या अतीत याद करा करके फिक्सर्स इस तरह के गेम करते और कराते रहेंगे? हमारे देश के सुप्रीम अदालत को इस साख को कैसे बचाया जाए, ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। क्या कुछ यूं ही हो रहा है कि पिछले 7-8 सालों में सुप्रीम कोर्ट का शायद ही कोई चीफ जस्टिस रहा हो जो कई सारी परेशानियों से नहीं गुजरा हो, जो फिक्सरों के दबाव में ना रहा हो, उसके ऊपर महाभियोग, उसके ऊपर कंटेम्प्ट, उसकी अवमानना, उसके ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट, जो इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ कभी नहीं हुआ, पिछले 7-8 साल में हुआ, ताकि फिक्सर्स सुप्रीम कोर्ट से सरकार के खिलाफ फैसले करा सके। यूं ही नहीं, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि जो काम जनता की अदालत में नहीं कराया जा सकता, फिक्सर्स अदालत सुप्रीम कोर्ट से कराना चाहेंगे। बड़ी साख का सवाल है इस देश के सुप्रीम अदालत का। चिंतन का विषय है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजों पर फिक्सर्स इस कदर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें दबाव में रखते। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।